हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट काफी स्पेशल रहने वाली बिकॉज अब हम सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जाम। दिस इज क्लास नंबर फर्स्ट और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। दिस इज जेआरएफ विनर बैच और ये विनर बैच हमारा 3.0 है। इससे पहले दो विनर बैच के नाम से हम ऑलरेडी आप सभी को पढ़ा चुके हैं जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस था आप सभी का और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी हमें देखने को मिले। तो उसी के नाम पे हमने विनर बैच 3.0 लॉन्च किया इस बार और इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि आज की इस क्लास में आपको पीवाईक्यूज करवाने वाला हूँ। अगर आप बोलेंगे आप कमेंट करके बता देना कि क्या मैं टॉपिक भी एक्सप्लेन करूँ, लाइक मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँ आपको या फिर पीवाईक्यूज की ओनली प्रैक्टिस करवा दूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे अपकमिंग क्लासेस शेड्यूल करें। दिस इज अबाउट मी। जो मुझे नहीं जानते इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और उनके लिए ये, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। इन सभी के जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज सिंपली आप यूजीसी नेट मेंटर लिख करके सर्च करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो मैं वहाँ पे आ जाऊंगा। ये लिंक इसलिए आपको ज्वाइन करने जरूरी है, आई मीन आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो बिकॉज कई बार क्या होता है मैं वीडियो बना के अपडेट नहीं दे पाता हूँ, तो मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और स्पेसिफिकली आप टेलीग्राम और इस पे इंस्टाग्राम पे मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप ग्रुप या फिर पेजेस जो है वो फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा गाइस मैंने कल एक वीडियो क्रिएट की थी जिसमें मैंने आपको समझाया था कि पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों को आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हो, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, प्रिपरेशन जब आप करते हो तो स्टार्टिंग कहाँ से करें ताकि आपकी रिदम बन जाए पढ़ाई करने में, देन उसको आप कंटिन्यू कर पाए। तो इन सभी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। मेक श्योर आप इस वीडियो को देखें ताकि आपकी हेल्प हो सके प्रिपरेशन करने में। डेफिनेटली स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगी प्रिपरेशन करने में। इस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करके भी इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। ओके तो गैस देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस इज पीवाईक्यू क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस की हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो यहाँ पर पीएच वैल्यू गिवन है जिसमें पूछा गया कि नॉर्मल वाटर, रेन वाटर, एसिड रेन वाटर हो गया और ओशियन वाटर हो गया। तो इनकी वैल्यूज गिवन है। अब आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर किसकी मैचिंग होगी। तो सॉरी गाइज, तो गाइज यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो। तो पहला वाला जो है वो नॉर्मल वाटर यानी सामान्य पानी है, फिर अगेन आपका बारिश का पानी है, देन आपका अम्लीय वर्षा जल है, देन उसके बाद समुद्र का पानी है। अब आप बताइए कि किस पानी का कितनी पीएच वैल्यू होती है। यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, आप देख सकते हो ऑप्शन ए बी सी डी करके, और यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है, मैच ऑफ दी फॉलोइंग यहाँ पे गिवन है। अब आप बताइए फटाफट से आंसर क्या, उस पर सोचिए अपने मन में। गाइस देखो अगर आपको हल्का सा भी आइडिया है तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। एक तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन कहाँ से निकालना है, या फिर आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि ऑप्शन में देखिए कि किस वाटर का यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा गिवन है। जैसे ए का देखिए फोर्थ यहाँ पर है, ए का फोर्थ यहाँ पर है, ए का फोर्थ यहाँ पर है ना, फोर्थ फोर्थ ऑप्शन है ना, और यहाँ पर ए का थर्ड है। इसका मतलब इतने ज्यादा ऑप्शन अगर किसी एक ऑप्शन की दिखा रहा है इसका मतलब है कि इनमें से ही कोई एक आंसर आपका होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ तुक्का लगाने की ट्रिक। 90% केस में ऐसा ही होता है कि जिस ऑप्शन के ज्यादा गिवन होते हैं इसका मतलब है कि उनमें से ही कोई एक आंसर होता है। तो आप यहाँ पे देखिए ए के फोर्थ यहाँ पर 3 ऑप्शन में गिवन है, इसका मतलब है ए के फोर्थ होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी के जो चांसेस हैं यहाँ पर आंसर होने की वो ना के बराबर है, नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो कि अगर ए का फोर्थ गिवन है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ए है उसका नॉर्मल जो वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होती है। इसके अलावा जो एसिड चीजें होती हैं, कोई ऐसी चीज जो कि एसिड है उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। इतना याद रखो बस कि कोई भी चीज अगर एसिडिक है तो उसकी वैल्यू 7 से नीचे होती है। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि एसिड रेन वाटर, एसिड है इसमें, एसिड रेन वाटर तो 7 से तो कम ही होगा। इसका मतलब या तो इसका थर्ड होगा या तो इसका फिर फर्स्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि या तो थर्ड होगा या तो फर्स्ट होगा, चांसेस में या तो थर्ड होगा या तो फर्स्ट होगा। सेकंड तो हो नहीं सकता, इसका मतलब है कि ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। सी का सेकंड जो है यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता। तो आप इस तरीके से एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे बच्चा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। आप थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, उसके बाद पता चल जाएगा। ओशियन वाटर जो होता है वो नमकीन होता है ना, नमक इसमें काफी ज्यादा होता है, नमकीन होता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि नमकीन है या उससे ज्यादा हल्की सी तीखी सी है उसकी जो वैल्यू होती है वो 7 से ज्यादा होती है, मोर देन 7 होती है। तो ये मोर देन 7 का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड होगा।
तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर जो है निकालने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइस जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि ए का जो है वो फोर्थ हो जाएगा, बी का हो जाएगा थर्ड, देन एसिड रेन जो वाटर है उसकी वैल्यू जो है वो 5 से नीचे हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि इनफैक्ट 7 से नीचे होती है तो उसमें 5 तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा ओशियन वाटर जो है उसकी होती है 7 से ज़्यादा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब देखो गाइस, यहाँ पर जो पीएच स्केल होता है कुछ इस तरीके से आपका होता है पीएच स्केल। इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक होती है। यहाँ पे जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। मतलब यहाँ पर न्यूट्रल की के केस में क्या है कि मतलब ना तो ये खारा है ना ये मीठा है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। जैसे अपना पानी हम लोग पीते हैं ना घर पे, तो ये क्या है, ये न्यूट्रल होता है, ना खारा ना मीठा ना नमकीन, कुछ भी नहीं है। तो ये जो है इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। जो एल्केलाइन होते हैं, यानी जो नमकीन होते हैं, जो हल्के से तीखे होते हैं, वो ऊपर की तरफ जाते हैं, इधर जाता है पीएच वैल्यू। और जो थोड़े से खट्टे होते हैं उनकी पीएच वैल्यू नीचे की तरफ जाती है। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो उनकी वैल्यू भी जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से चीजें रहती हैं। सो थोड़ा सा समझ लेते हैं। और पीएच वैल्यू मेजर्स द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सोल्यूशन। मतलब वाटर में सोल्यूशन में हाइड्रोजन के आयन को काउंट करता है, उनके कंसेंट्रेशन को मेजर करता है। सेकेंड है, इट इज मेजर्ड ऑन पीएच स्केल विच हैज वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14। ये आपको पता है कि जो इसकी स्केल है 0 से 14 तक होता है इसका स्केल। एनी सोल्यूशन लाइज अंडर 7 पीएच वैल्यूज इज एसिडिक। जो 7 से नीचे होते हैं, अंडर 7, वो सारे सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और जो 7 से ज़्यादा होते हैं वो बेस होते हैं, यानी कि एल्कलाइन कैटेगरी में आ जाते हैं। देन उसके बाद जो आपका पीएच वैल्यू 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, ना मीठा ना खट्टा, कुछ नहीं होता। वो फ्रेश वाटर का जो है पीएच वैल्यू 7 होती है। तो ये कुछ इसके बेसिक्स हैं, आपको पता होने चाहिए। बाकी मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी डाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका 7th नंबर है ये है आपका प्योर वाटर का। फिर इसके बाद मिल्क आ जाएगा, उसके बाद फिर ब्लैक कॉफ़ी आ जाएगी, फिर टोमेटो जूस आ जाएगा, फिर एप्पल आ जाएगा, फिर लेमन जूस आ जाएगा, यानी संतरे वगैरह सब इधर आ जाएंगे। फिर गैस्ट्रिक एसिड आ जाएगा, जो हमारे पेट में एसिड बनता है, बहुत खतरनाक होता है, वो भी जला देता है, हमारे खाने तक को जला देता है। मतलब उसका काम होता है खाने को स्पीड से पचाना। तो हमारे पेट में बस एसिड बनता है, आपको पता है हमारे पेट में तेजाब बनता है जो कि जला सकता है आपको, लेकिन वो जलाता क्यों नहीं, क्योंकि हमारे जो पेट के जिस कोने में जिस जगह पे बनता है वो एक काफ़ी कठोर काफ़ी हार्ड जगह होती है। उसके आसपास की जो खाल होती है बहुत हार्ड बहुत टफ होती है, रफ होती है। तो इस वजह से वो जलाता नहीं है। प्लस उसका जो काम है वो खाने का पचाने का काम है, खाना पचाता है स्पीड से। तो ये हमारे पेट में भी बनता है। तो अगर पूछा जाए कि गैस्ट्रिक एसिड जो होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर लेमन जूस हो गया, संतरे हो गए, वो सब इधर ही आ जाएंगे, सारे के सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी। टोमेटो जूस एक का 4th होता है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम ऊपर जाएंगे तो जो एग होता है, अंडा, वो 8वें नंबर पे, बेकिंग सोडा 9th नंबर पे, हैंड सॉप जो होता है जिसे आप हाथ धोते हो वो 10th पोजीशन पे, अमोनिया सॉल्यूशन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन हो गया, वो तेरा 14 नंबर पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अकेडमिक राइटिंग, यानी जो आपका रिसर्च पेपर होता है, फिर जो थीसिस वगैरह होते हैं, एब्रीविएशन एफ एन डॉट इज यूज टू रिप्रेजेंट, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है एफ एन डॉट? फोर नून, फुट नोट, फॉरवर्ड पेज नंबर या फॉलोइंग पेज नंबर? तो ये आपको आंसर बताना है। अकादमिक लेखन में संक्षिप्त नाम एफ एन डॉट उपयोग प्रतिनिधित्व को करने के लिए किया जाता है, किस चीज के लिए? तो बताइए गाइस क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो गाइस, यहाँ पर भी आप तुक्का लगा सकते हो, 90% केस में आपको तुक्का सही लगेगा। एफ एन, अब इसकी ये एब्रीवेशन है, छोटा सा है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है? अब यहाँ पे देखो, इस चीज को देखो यहाँ पर कि क्या हो सकती है। फोर नून का कोई मतलब बन रहा है? कोई मतलब नहीं बन रहा। हाँ, फुटनोट का मतलब बनता है। आपने कोई पेज लिखा, उसमें कोई फुटनोट गिवन है, नीचे की तरफ कोई नोट गिवन है जो आपने लिखा हुआ है स्टार लगा करके इस तरीके से, तो वो क्या है, आप उसका एक सेंस बनता है। फोर नून का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, फॉरवर्ड पेज नंबर भी नहीं बन रहा यहाँ पर, फॉलोइंग पेज नंबर भी नहीं बन रहा। तो फुट नोट, एफ एन, एफ का फुट हो गया और एन का नोट हो गया, तो फुट नोट हो गया। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% तुक्का सही लगेगा, मतलब काफी सही चांसेस है कि आप इस तरीके से सोचते हो तुक्का सही लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फुट नोट, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी देखो एब्रीवेशन आपको सारे पढ़ के जाने हैं। आईसीटी के एब्रीवेशन तो आते ही आते हैं, प्लस आजकल आज के टाइम पे ये देखा जा रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम पे, जो एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि एकेडमिक राइटिंग मतलब जो रिसर्च में एब्रीवेशन यूज किए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सभी को पता है कि अब नेट की कट ऑफ भी आती है, जेड की कट ऑफ भी आती है, और आपकी पीएचडी एडमिशन की कट ऑफ भी आने लग गई है। पीएचडी का मतलब है कि रिसर्च आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो इसलिए रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन अब ज्यादा बन रहे हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन है। तो ये ट्रेंड है गाइस, आज के टाइम का ट्रेंड है ये। तो इस तरीके की जो चीजें आपको अच्छे से कर लेनी है। तो ये आपके लिए मैं गुड न्यूज दे दूं कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं,
उन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन को आपको समझाया हुआ है जो कि रिसर्च में यूज होती है, आईसीटी वाली नहीं, रिसर्च वाली। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप इस क्लास को जरूर देखें। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप इस क्लास को देख सकते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, ये जो क्लास मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी ऐप के अंदर, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी इन एब्रीवेशन को याद कर सकते हो। तो हमारी ऐप तो आपको अच्छे से पता ही होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एग्जाम मेंटर के नाम से हमारी ऐप है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आप आईओएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो इस ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको होम पेज पर, जो इसका होम पेज है ना, जो फ्रंट पेज होगा, वहीं पे आपको दिख जाएगा एक स्टडी फ्री स्टडी मटेरियल करके एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आपको उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां पे आपको वाईटी यानी कि यूट्यूब की पीडीएफ का, इस तरीके से वाईटी क्लासेस पीडीएफ करके ऑप्शन गिवन होगा, जहां पे जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इस वाले क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको क्लास देखनी है तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप क्लास भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर बी होगा, इनकी फुटनोट राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। सो गाइस, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चन आज के टाइम पे काफी बन रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, क्योटो प्रोटोकॉल ओनली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज एंड प्लेसेस हैवियर बर्डन टू देम। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो केवल जो डेवलप्ड कंट्रीज है केवल उन्हीं को बाइंड करता है, उनके ऊपर ज्यादा बर्डन डालता है कि आप लोग कम ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन की करिए। स्टेटमेंट नंबर 2 जो है, क्योटो प्रोटोकॉल हैज नथिंग टू डू विद द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के यूएनएफसीसी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसा है क्या? तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, क्योंकि जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसने सभी कंट्रीज को बोला हुआ है कि आप ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम फैलाइए, ग्लोबल वार्मिंग को हमें नीचे करना है। तो ये स्टेटमेंट नंबर गलत है कि केवल डेवलप कंट्रीज को बोला हुआ है, सभी को बोला हुआ है। और प्लस ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो यूएनएफसीसी का ही एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर ही आता है। तो ये भी जो है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर नथिंग टू डू लिखा था इसलिए ये नहीं हो सकता। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 आर फॉल्स विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया। बाकी हिंदी में भी गिवन है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो इसे वीडियो को यहाँ पर पॉज करके एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वर्क्स ऑन प्रिंसिपल दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज which ultimately puts more burden on developed countries, but it does not bind only developed countries but all the countries, and statement number 1 is incorrect। तो यहाँ पर सभी कंट्रीज को बाइंड किया जाता है, मतलब जो इनके प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए, ऐसे नहीं सिर्फ डेवलप कंट्रीज को ही बाइंड किया हुआ है। लेकिन ये कि क्योंकि डेवलप कंट्रीज है तो उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता जैसे घर में जो ज्यादा कमा रहा है उसको ज्यादा खर्चे भी करता है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, और जो कम कमा रहा है वो कम खर्चे करता है क्योंकि उसकी इनकम ही कम है। तो इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब सब कुछ ही डेवलप कंट्रीज को करना है, डेवलपिंग नेशंस को, पुअर नेशंस को कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। और क्योटो प्रोटोकॉल इज लिंक विद द यूएनएफसीसी, सो स्टेट नंबर 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगी। क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी विद अ गोल ऑफ रिड्यूसिंग मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनको रिड्यूस करने की बात जो है इसके अंदर कही गई है। और मैंने क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आपको समझाया था कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कितनी गैसेस लिस्टेड है, कौन कौन सी गैसेज जो है ग्रीन हाउस गैसेज के नाम से लिस्टेड है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है, नहीं पता तो सिंपली गूगल करो, गूगल पे सर्च करो ऐसे करके क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेज ऐसे लिख करके सर्च करना, तो वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो ये काम आपको मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे। सम फैक्ट और की पॉइंट्स अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो बना है ये 1997 में बना था, लेकिन अफेक्टेड फ्रॉम जो इफेक्टिव तरीके से जब लागू हुआ है, प्रभावित जब हुआ है, तभी 16 फरवरी 2005 से प्रभावित हुआ है। और जो इसका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था वो था 2008-2012, और सेकंड कमिटमेंट जो पीरियड था वो 2013 से 2020 तक था। 84 कंट्रीज थी जब साइन किया गया था, अभी एट प्रेजेंट 192 कंट्रीज हैं इसमें। कनाडा विड्रॉ फ्रॉम प्रोटोकॉल इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर 2012, तो कनाडा ने इससे अपने आप को हटा लिया, विड्रॉ कर लिया है। और 2020 तक जो है 192 कंट्रीज थी इसके अंदर। तो ये इसके कुछ बेसिक्स हैं, आई होप आपको समझ में आ गया है। एक चीज और समझा दूं मैं कि यूएस ने इसको कभी साइन नहीं किया,
जैसे सभी कंट्री साइन करते हैं ना कि हम मानेंगे इस प्रोटोकॉल को, इन्होंने साइन ही नहीं किया, रेटिफाइड ही नहीं किया, ऑफिशियली रेटिफाइड नहीं किया इन्होंने। इट वॉज अडोप्टेड इन क्योटो जापान, 1987 की बात है। द क्योटो प्रोटोकॉल वॉज नेगोशिएटेड अंडर यूएनएफसीसी और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1992 में साइन किया गया था न्यूयॉर्क में। द एम ऑफ दिस प्रोटोकॉल वाज टू फोकस ऑन एथनोग्राफिक ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। तो ऑब्वियसली बात है कि ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए इसको बनाया गया है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है, तो ग्रीन हाउस गैसेज से प्रोटोकॉल आपका जो है वो रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलिसी ऑन हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द 8th 5-year प्लान वाज टू एनकरेज। 8वें हायर एजुकेशन प्लान में हायर एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो 8वें 5-year प्लान के अंदर किसको इनकरेज कर रही थी? एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कैंपस और एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आपको इसको आंसर करना है। बताइए फटाफट से आंसर क्या हो सकता है। गाइस देखिए 8th 5-year प्लान के अंदर एलपीजी आई थी, लिक्विड, आपको पता है ना एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी 1991 में आई थी और ये जो 5-year प्लान था आपका ये 1992 में आया था, तो इससे रिलेटेड ये पॉलिसी, इसका मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन पे फोकस किया जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आफ्टर एलपीजी पॉलिसी 1991, 8th 5-year प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1992 as many weaknesses were identified in the higher education system. This plan encouraged the involvement of the private sector in the education system to get quality education and standards. Many public sector schemes were launched such as mid day meal भी तभी लॉन्च किया गया था, लेकिन उस टाइम पर प्राइवेट सेक्टर को हायर एजुकेशन में आने के लिए प्रमोट किया जा रहा था, इन्वॉल्व किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर वांट्स टू असेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड वांट्स टू गिव इमीडिएट फीडबैक। देखिए गाइस यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इमीडिएट फीडबैक देना है, मतलब जैसे 10 क्वेश्चन है, आपको मैंने एक मॉक टेस्ट दिया लगाने के लिए, मॉक टेस्ट दिया, तो 10 क्वेश्चन जब आप आंसर करेंगे, जैसे उसको फाइनल सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही क्या होगा, सबमिट करते ही उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है ना। तो इसी तरीके से जो है ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। अ टीचर वांट्स टू असेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड वांट्स टू गिव इमीडिएट फीडबैक। एक शिक्षक छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहता है, तुरंत देना चाहता है, उसकी मतलब उसका जो रिजल्ट है वो आप तुरंत पता चल जाए कि क्या चल रहा है इसका। विच सॉफ्टवेयर यू विल सिलेक्ट फॉर द असेसमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आज के टाइम पे काफी बन रहे हैं एनटीए में। तो यहाँ पे देखिए काहूत जो है एक तरीके का क्विज बनाने वाला सॉफ्टवेयर है, और क्विजेज नाम से पता चला ये भी है। प्लूटेगॉन नहीं है, एनीमेकर तो एनिमेशन बनाने वाला सॉफ्टवेयर है। स्क्रीन कास्टमेटिक जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए होता है, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ई हो सकते हैं। ए और ई तो होगा ही होगा। तो देखो यहाँ पे, देखो नाम से पता चल रहा है क्विजेज, ये तो होगा ही होगा। तो ई इसमें नहीं है, मतलब ए तो हो नहीं सकता, और ई इसमें भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। ई इसमें है और केवल इसमें है, मतलब बी और डी में से कोई एक ऑप्शन है। तो आपको पता है कि इस नाम से पता चला है कि स्क्रीन कास्ट हो, मतलब स्क्रीन कास्ट की जा रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात चल रही है, तो सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और क्योंकि यहाँ पर ई के साथ सी ऑप्शन गिवन है, तो सी वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से भी आप आंसर का पता लगा सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं है क्वेश्चन का, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपको इसमें से एक भी सॉफ्टवेयर का नहीं पता कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, लेकिन बस आप क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को हमें इमीडिएटली पता लगाना है कि कितना जो है वो स्कोर कर रहा है। तो क्विज वगैरह ही इस चीज का पता लगा सकते हैं, मतलब तुरंत उसका सबमिट करते पता चल जाएगा हमें। तो क्विजेस तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो, यानी ई ऑप्शन होना ही चाहिए। तो इसमें नहीं है ई, इसको काट दो, इसमें नहीं इसको भी काट दो। ई यहाँ पर और ई यहाँ पर है। अब स्क्रीन कास्ट हो, जैसे नाम से पता चल रहा है कि स्क्रीन कास्ट हो नहीं, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग और सॉफ्टवेयर, तो ये भी नहीं हो सकता इमीडिएट फीडबैक के लिए। तो सी वाला ऑप्शन भी काट दो, और सी इसमें गिवन है नहीं, इसको भी काट दिया हमने, तो एक ही ऑप्शन बचता है डी। तो इस तरीके से भी एक अप्रोच आपकी ये हो सकती है क्वेश्चन का सही आंसर पता लगाने की। तो इस तरीके से मैं आपको अपकमिंग जो डेज होंगे उसमें भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो गाइज, ना सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊंगा बल्कि मैं आपको सही आंसर निकालना भी सिखा रहा हूँ कि सही आंसर कैसे निकालते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता हो एग्जाम में, लेकिन इस तरह की अगर जो मैं आपको समझा रहा हूं इस तरह की अगर आपकी अप्रोच रहती है तो ज्यादातर क्वेश्चन आप सही करके आओगे। तो
इसलिए क्लास से इंपॉर्टेंट है, क्लास से अटेंड करो। पीडीएफ से क्या होगा, पीडीएफ में सिर्फ आप क्वेश्चन देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या है, तो इसलिए क्लास देखना जरूरी हो जाता है। क्लास देखोगे तो आपको तरह तरह की चीजें पता चलती है, टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलती है जो मैं बोल के समझा रहा हूँ आपको, तो इसलिए क्लास देखना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही मैं आपको अपकमिंग डेज में भी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने सॉफ्टवेयर दे दिए हैं जो कि जिससे आप तुरंत पता लगा सकते हो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, जैसे ऑनलाइन एग्जाम मेकर हो गया, क्विजलेट हो गया, प्रो प्रॉफ्स क्विज मेकर हो गया, क्विजेज हो गया, टाइप फॉर्म, गो कॉन्कर, गूगल फॉर्म्स हो गया, लर्न डैश हो गया। तो ये जो इस तरह के सॉफ्टवेयर है जिससे हम इमीडिएटली पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स कितना परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये आपके मॉक टेस्ट के जैसे होते हैं, आप क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, फाइनल सबमिट करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की और इसी तरह के टॉपिक्स की मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा अपकमिंग डेज में भी। और गाइस जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा था आज की क्लास में, इस तरीके से मैंने कंप्लीट कोर्स पढ़ाया हुआ है आप सभी को। ना सिर्फ थ्योरी क्लास मैंने इसमें ले रखी है बल्कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवा रखी है, वो भी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड। तो अभी ऑफर चल रहा है, नवरात्रि डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, डबल धमाका ऑफर चल रहा है। आपको अभी ऑलरेडी 50% ऑफ था सभी कोर्सेज पे, यहाँ पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। 100 मॉक टेस्ट आपको, किसी भी कोर्स को अगर आप इनरोल करते हो तब आपको 100 मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे। इन कोर्स में इनरोल करने पर आपको मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे। तो यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है आपको NOV10 बिफोर बाय ऑप्शन। जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं क्या कुछ मिलेगा। यहाँ पे हम आपको विनर बैच 3.0 अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसने पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, जैसे कि आज की क्लास में बाइलिंगुअल मैंने पढ़ाया है। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक टॉपिक मैंने आपको एग्जाम टारगेटेड करवाया हुआ है, इस बात की गारंटी है कि टॉपिक आपको एग्जाम टारगेटेड मिलेगा, इधर उधर की चीजें नहीं मिलेगी, टू द पॉइंट मिलेगा, और वो भी एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करते हो तो आपके एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस किस तरीके से इनरोल कर सकते हो, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.